Hello everyone, welcome to today's class. In the last class, we had studied about different chromosomal disorders such as phenylketonuria, sickle cell anemia, alkaptonuria, ठीक है, albinism, etc., etc. And now today we take a topic pedigree analysis. It is also part of chapter 5. ये चैप्टर 5 का ही पार्ट है, लेकिन किसी वजह से रह गया था, है ना। लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम जरूर पढ़ेंगे, है ना। वैसे आपका टॉपिक लगभग पूरा खत्म हो चुका है, फिनिश हो गया है, और क्वेश्चन आंसर आप इसके करेंगे, है ना। तो ये टॉपिक एक थोड़ा सा छोटा सा रह गया था, इसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज पेडिग्री एनालिसिस। इसको हम क्या बोलेंगे? पेडिग्री एनालिसिस। ये टॉपिक रह गया था, छूट गया था किस वजह से, तो देखते हैं। चलिए, आर्कीबाल्ड गैरोड इज द साइंटिस्ट, या यूं कहें कि आर्कीबाल्ड गैरोड इज द मॉडर्न जेनेटिक्स साइंटिस्ट। ठीक, ये मॉडर्न जेनेटिक्स के ऐसे साइंटिस्ट हैं जिन्होंने जेनेटिक्स की कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में बताया था, कुछ ऐसी मॉडर्न टेक्निक्स के बारे में बताया था जो किसी और ने इसके पहले नहीं बताया था। ठीक है, तो आर्कीबाल्ड गैरोड एक ऐसे मॉडर्न जेनेटिक्स के साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कुछ क्रोमोसोमल डिसऑर्डर से रिलेटेड बातें बताई थी, जैसे ऑटोसोमल या सेक्स लिंक्ड जो कैरेक्टर होते हैं उनसे रिलेटेड। ठीक है, डोमिनेंट और रिसेसिव, तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जिन पे बेस्ड होती हैं कुछ डिसीज। ठीक है, और ये डिसीज जो रहती है, ये ऑल दिस डिसीज आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ये डिसीज ट्रांसफर होती है ना। लेकिन ये पता कैसे चलेगा कि डिसीज है या पेरेंट्स में थी, है ना, या हमारे किसी फैमिली की किसी मेंबर को ये डिसीज थी, है ना। कई बार क्या होता है, जो हेरिटेबल जो डिसीज होती हैं वो ट्रांसमिट होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। ठीक है, तो यदि हमको ये पता हो कि हमारे फैमिली मेम्बर में हमारे जो ग्रैंड फादर थे या उनके फादर थे, तो वो उनको यदि कोई डिसीज थी, तो हम क्या हो जाते हैं, थोड़े केयरफुल हो जाते हैं, और उस डिसीज से बचने के लिए जो भी प्रिकॉशन करना रहता है हम करते हैं। ठीक है, या नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम आने वाले जो भी प्रिकॉशन कर सकते हैं वो करेंगे। ठीक, तो ये सब हमको कैसे पता चला है कि हमारे किसी फैमिली मेम्बर को ये डिसीज थी, या ऑटोसोमल डिसीज या सेक्स लिंक डिसीज थी, है ना, या डोमिनेंट डिसीज जो भी था। तो ये जो डिसीज थी या कोई भी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर था, ये यदि हमको फैमिली मेम्बर के बारे में पता हो तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं या आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या होता है, एक फैमिली चार्ट होता है, एक फैमिली ट्री तैयार होती है पूरी फैमिली में मेंबर्स की पेरेंट्स में मदर कैसी थी, फादर कैसे थे, या उनके जो चिल्ड्रन थे, डॉटर थे या सन था, तो वो अफेक्टेड था या नॉर्मल था। इसके लिए पूरी एक एनालिसिस की जाती है, और इस फैमिली चार्ट की जो डिसीज का या नॉर्मल वे, तो उनका जो इनहेरिटेंस का पूरा एक चार्ट जो शो किया जाता है, ठीक है, उसको कहते हैं पेडिग्री एनालिसिस। मतलब पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू, है ना, हम क्या शो करते हैं, फैमिली मेंबर में यदि कोई डिसीज है तो वो उसके इनहेरिटेंस को हम शो करेंगे। ठीक है, तो डिसीज के बारे में हमको इसमें पता चल जाएगा। तो देखते हैं क्या है आगे। इट इज द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, इट इज व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? इट इज द एनालिसिस मतलब उसका विश्लेषण जो किया जाता है, ठीक है। तो ये एनालिसिस का मतलब उसका विश्लेषण, उसकी जांच जो की जाती है। इट इज द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन, एक पर्सन की एनालिसिस की जा रही है फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट। एक पर्टिकुलर ट्रेट मतलब एक स्पेसिफिक कैरेक्टर के लिए जांच की जा रही है, टेकिंग इनटू कंसिडरेशन इट्स ऑकरेंस इन द फैमिली ट्री एंड अवेलेबल एंसेस्ट्री। ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर पर्सन को सिलेक्ट किया जाता है, उसकी पूरी फैमिली ट्री देखी जाती है, फैमिली चार्ट देखा जाता है, उसके फैमिली में कौन कौन मेंबर थे, हाँ, और उनमें से कोई अफेक्टेड था, है ना, उसको एक एनालिसिस की जाती है। ठीक है, और पूरा एक फैमिली ट्री तैयार
तैयार की जाती है और उसके पूरे एंसेस्टर जो रहते हैं, जो भी अवेलेबल एंसेस्टर रहते हैं उनकी एनालिसिस की जाती है कि उनको डिसीज थी या नहीं थी। ठीक है, तो आने वाली जनरेशन कैसी होगी, ये सब पूरा एनालिसिस की जाती है पेडिग्री एनालिसिस में। सो व्हाट इज पेडिग्री एनालिसिस? इट इज द एनालिसिस ऑफ अ पर्सन फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट taking into consideration its occurrence in the family tree and available ancestry। ठीक है, ये तो भाई इसकी डेफिनेशन, फैमिली इसका पेडिग्री चार्ट का भी एक डेफिनेशन देखेंगे। द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री शोइंग द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री showing the inheritance of a particular trait is known as the pedigree chart। मतलब पेडिग्री चार्ट से क्या शो करते हैं? द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, पूरी फैमिली हिस्ट्री का चार्ट होता है। शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट कैरेक्टर इज नोन एज पेडिग्री चार्ट। अभी हम चार्ट बनाएंगे, देखेंगे हम, है ना, किस तरह से इसका चार्ट बनता है। द पर्सन और इंडिविजुअल फॉर हूम द पर्सन, मतलब ऐसा व्यक्ति जिसको पेडिग्री एनालिसिस के लिए सेलेक्ट किया जा रहा है। द पर्सन और इंडिविजुअल फॉर हूम द एनालिसिस इज मेड, मतलब ऐसा पर्सन या ऐसा इंडिविजुअल जिसको एनालिसिस के लिए तैयार किया गया है इज कॉल्ड प्रोपोसिटस। इसको क्या कहते हैं भाई? प्रोपोसिटस। मतलब ऐसा पर्सन, दोज पर्सन whom selected for pedigree analysis is known as प्रोपोसिटस। क्या बोलते हैं उसको? प्रोपोसिटस बोलते हैं जिसको सेलेक्ट किया जा रहा है। सपोज एक पर्सन है, इसको हमने सेलेक्ट किया है पेडिग्री एनालिसिस के लिए, इसके होने वाले जो क्या बोलते हैं बच्चे रहेंगे वो कैसे होंगे, मेल होंगे, फीमेल होंगे, अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे। तो ये इस पर्सन को हम क्या कहेंगे? प्रोपोसिटस कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे? प्रोपोसिटस कहेंगे। इज इट क्लियर? ओके, ऑलराइट, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। द पेडिग्री एनालिसिस, द होल अवेलेबल रिकॉर्ड, द पेडिग्री एनालिसिस द होल अवेलेबल रिकॉर्ड, जो अवेलेबल रिकॉर्ड होते हैं, होल अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रोपोसिटस इज रिक्वायर्ड। ठीक है, यदि हम पेडिग्री एनालिसिस कर रहे हैं इस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, तो इस पर्टिकुलर व्यक्ति का पूरा हमको क्या चाहिए? फैमिली रिकॉर्ड चाहिए। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर व्यक्ति जिसका हमको पेडिग्री एनालिसिस करना है, उस पर्टिकुलर व्यक्ति के क्या चाहिए? हमको पूरा फैमिली का एक चार्ट चाहिए कि उसके फादर कैसे थे, उसके फादर के फादर मतलब ग्रैंड फादर कैसे थे, मदर कैसी थी, वो अफेक्टेड थी या नहीं थी, उनको कोई डिसीज थी या नहीं, है ना। तो ये सब पूरा जो एक एनालिसिस किया था, द पेडिग्री एनालिसिस द होल अवेलेबल रिकॉर्ड ऑफ द फैमिली हिस्ट्री ऑफ द प्रोपोसिटस इज रिक्वायर्ड। उस प्रोपोसिटस मतलब जिस व्यक्ति को हमने सेलेक्ट किया है, इस व्यक्ति के पूरा हमको क्या चाहिए? फैमिली रिकॉर्ड चाहिए, फैमिली ट्री चाहिए कि उनके फैमिली मेंबर किसी को डिसीज थी या नहीं, है ना। तो ये तो था इसके बारे में पेडिग्री एनालिसिस। द चार्ट ऑफ द फैमिली हिस्ट्री, मतलब ये जो चार्ट बनेगा फैमिली हिस्ट्री का, शोइंग द इनहेरिटेंस ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट इज नोन एज पेडिग्री चार्ट। मतलब पेडिग्री चार्ट में इस पर्टिकुलर व्यक्ति का जो पूरी फैमिली हिस्ट्री के इनहेरिटेंस को शो किया जाता है, वो क्या कहलाता है? पेडिग्री चार्ट कहलाता है। ठीक है, मतलब हम पेडिग्री चार्ट यदि बता रहे हैं किसी व्यक्ति का, सपोज मेरा पेडिग्री चार्ट आपको बनाना है, हमको बनाना है, तो मेरी पूरी फैमिली मेंबर के पूरे ऊपर जो मेरे जो एंसेस्टर्स हैं उनका एक चार्ट इनहेरिटेंस पूरा शो करना पड़ेगा, तो मेरी पेडिग्री चार्ट फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये इतनी बातें आपको समझ में आई। अब इसका क्या यूजेस है, क्या यूज है, क्यों किया जाता है, पेडिग्री एनालिसिस क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, ये देखते हैं, है ना। आगे एंड व्हाट इज नेक्स्ट, इसमें देखते हैं पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस कैन बी हेल्पफुल। पेडिग्री एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस can be helpful,
पेडिग्री एनालिसिस जो है किसमें हेल्पफुल होती है वो देखते हैं। फर्स्ट इसमें आ जाएगा ट्रेनिंग द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर इन द फैमिली। तो जो फैमिली का जो फर्स्ट ट्रेनिंग का फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ द कैरेक्टर इन द फैमिली में जो फर्स्ट अपीयरेंस का जो कैरेक्टर रहता है, ठीक है, उसके बारे में पता चलता है। इसके बाद नेचर ऑफ द कैरेक्टर बारे में पता चलता है। इसके बाद क्या पता चलता है, नेचर ऑफ कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और क्या पता चलता है, नेचर ऑफ कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट, इट कैन बी हेल्पफुल इन genetic counseling. It can be helpful in genetic counseling. ठीक है, it can be helpful in genetic counseling regarding the occurrence of the disease. Regarding the occurrence of disease. ठीक है, जेनेटिक काउंसलिंग रिगार्डिंग द ऑकरेंस, जेनेटिक काउंसलिंग हेल्प करता है रिगार्डिंग द ऑकरेंस ऑफ द डिसीज। ठीक है, जो भी डिसीज ऑकर हुई है उसके अकॉर्डिंग जेनेटिक काउंसलिंग में हेल्प मिलती है। नेचर ऑफ कैरेक्टर के बारे में पता चलता है। और फर्स्ट अपीयरेंस की भाई फैमिली में सबसे पहले किसको हुई थी ये डिसीज, या कोई भी डिसीज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो वो डिसीज सबसे पहले फैमिली में किसको हुई थी, ये इसका पेडिग्री एनालिसिस है, पता चलता है। भाई हमने चार्ट बनाया, चार्ट के थ्रू पूरा फैमिली मेंबर या उनके एंसेस्टर का हमने एक चार्ट के थ्रू पूरा इंटेलिजेंस शो किया। यदि हमारे फैमिली मेंबर में कोई भी, जैसे हमारे ग्रैंडफादर या ग्रैंड मदर किसी डिसीज से अफेक्टेड थी तो वो हमको पता चल जाएगा। तो ये जेनेटिक काउंसलिंग में नेचर ऑफ कैरेक्टर और हमारे फैमिली मेंबर कौन सबसे पहले अफेक्टेड हुआ था, ये सब हमको हेल्प मिलती है किसके थ्रू, पेडिग्री एनालिसिस के थ्रू। आगे यहाँ तक सर में इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कुछ बातें थी पेडिग्री एनालिसिस से रिलेटेड जो मैंने अभी आपको बताई। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ इसके सिंबल्स जो होते हैं, किस तरह के सिंबल्स होते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, सिंबल्स पेडिग्री एनालिसिस को शो करने के जो चार्ट बनाया जाता है उसमें क्या क्या सिंबल लगते हैं वो हम देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हमें कुछ सिंबल देखेंगे हम, इससे रिलेटेड सिंबल्स। ठीक है, पेडिग्री एनालिसिस को किस तरह के सिंबल से या जो चार्ट जो तैयार किया जाता है उनमें किस तरह के सिंबल यूज किए जाते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग आ रहा है सिंबल ऑफ पेडिग्री एनालिसिस। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो कुछ इस तरह का सिंबल होता है। ठीक है, एक इस तरह का सिंबल होता है। इस जो स्क्वायर जो दिख रहा है आपको, ये मेल को शो करेगा। ये किसको शो करता है, मेल को शो करता है। ये किसको शो करता है, फीमेल इंडिविजुअल को शो करेगा। ठीक है, और देखें आगे, ये क्या शो कर रहा है, ये मैटिंग को शो कर रहा है, फीमेल मेल, और ये फीमेल ये क्या शो कर रहा है, ये मैटिंग को शो कर रहा है, मैटिंग या मैरिज को शो कर रहा है। ठीक है, इसको शो कर रहा है, मैटिंग को शो कर रहा है। और यदि ऐसा दिख रहा है आपको,
जो दिख रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव, मैटिंग बिटवीन क्लोज, ठीक है, मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेशन, या ये क्या है, कॉन्सेंग्विनियस भी बोलते हैं इसको, क्लोज रिलेशन, कॉन्सेंग्विनियस कॉन्सेंग्विनियस भी बोला जाता है, मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेशन। तो इसको इस तरह से डबल एक लाइन से शो किया जाता है, ठीक है। और देखें आप, कुछ और सिंबल देखें यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ सिंबल है। और नीचे कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ऐसा कुछ आप देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन, इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट्स विथ चिल्ड्रन, ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, पेरेंट विथ चिल्ड्रन, और या पेरेंट विथ चाइल्ड, है ना, चाइल्ड बोलेंगे, एक ही है। और यदि ऐसा कुछ हो, ऐसा सिंबल हो, इसको बोलेंगे पेरेंट्स एबव चिल्ड्रन बिलो बोलेंगे, ठीक है, पेरेंट्स एबव और चिल्ड्रन बिलो बोलेंगे, ठीक है। और यदि जैसे ये आपने देखा यहाँ पे कि ये पेरेंट्स विद चाइल्ड है ना, और यदि इसको ऐसा शो कर दे, ये भी अफेक्टेड, ये भी अफेक्टेड, तो क्या बताएंगे, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, बताइए, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ठीक है। इसके बाद एक यदि सिर्फ इस तरह का एक सिंबल बना हुआ है, इस तरह का सिंबल बना हुआ है, सपोज ऐसा सिंबल बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, ऐसा इंडिविजुअल को शो कर रहा है जो प्रोपोजिटस बोलेंगे, प्रोपोजिटस, ठीक है। प्रोपोजिटस मतलब जो अफेक्टेड पर्सन है उसको वो ये शो कर रहा है, ये सिंबल, ठीक है। और यदि कुछ इस तरह का सिंबल बना हुआ है, और यहाँ पे 5 लगा हुआ है, तो आ जाएगा 5 चाइल्ड विथ अनअफेक्टेड, 5 चाइल्ड विथ अनअफेक्टेड। ये कुछ सिंबल है, ऐसे सिंबल है जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रिक्वायर्ड होते हैं या इनकी जरूरत पड़ती है, तो इनको हम क्या कहेंगे, इनको हम कहेंगे क्या, पेडिग्री सिंबल या सिंबल विच आर यूज्ड फॉर पेडिग्री एनालिसिस, ठीक है। ये प्रोपोजिटस क्या रहेगा। और यदि कुछ ऐसा है, सिर्फ ऐसा बना हुआ है, अनअफेक्टेड पर्सन, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अनअफेक्टेड पर्सन कहलाएगा, जो अफेक्टेड नहीं है। तो ये कुछ सिंबल है। ये पहला जो है, जो स्क्वायर का फॉर्म में जो तैयार होगा उसको हम कहते हैं मेल, और इस तरह से स्फेरिकल फॉर्म में जो शो होता है ये फीमेल के लिए होता है। ये मेल और फीमेल के बीच में मैटिंग या मैरिज को शो करता है, ठीक है। और यदि क्लोज रिलेशन के बीच में यदि मैटिंग होती है तो उसको कॉन्सेंग्विनियस कहते हैं, या मैटिंग बिटवीन क्लोज रिलेटिव। और ये जो देख रहे हैं आप, पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड, ये मेल चाइल्ड है, और पेरेंट्स भी कैसे हैं, अफेक्टेड है। यहाँ पे मेल चाइल्ड है और पेरेंट्स भी कैसे हैं, अफेक्टेड है। इसको बोलेंगे पेरेंट्स विथ मेल चाइल्ड अफेक्टेड। अब यहाँ पे देखें पेरेंट्स अबव
और चिल्ड्रन बिलोंग, और ये क्या कहलाता है, प्रोपोसिटस मतलब जो अफेक्टेड पर्सन है, ये क्या कहलाएगा, इससे सिंबल है तो 5 चाइल्ड विद अनअफेक्टेड, ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अनअफेक्टेड प्रोपोसिटस। ये कुछ सिंबल है जो जनरली कॉमनली यूज होते हैं इसमें कैटेगरी एनालिसिस में। यहाँ तक आपको समझ आ गया, वेरी गुड। चलिए आगे देखते हैं, आपको समझ आ गया, बहुत अच्छी बात है, इनको बना के देखिएगा। वैसे चार्ट बनाएंगे तो अपने आप तैयार हो जाता है, लेकिन आसानी से दिमाग में सब बैठ जाते हैं और ये मैटिंग को शो कर रहा है जो लाइन जो है ना। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, एक चार्ट बना के देखते हैं हम आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाउ टू एनालिसिस, हाउ टू एनालिसिस, आगे देखेंगे हाउ टू एनालिसिस, पेडिग्री एनालिसिस को कैसे एनालिसिस की जाती है, इसकी पेडिग्री की मतलब फैमिली चार्ट की, वो सब देखते हैं। तो देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर कंसीडर्ड इन अ पेडिग्री चार्ट। आप लिख लें, देयर आर 4 different types of inheritance that are considered in a family chart। या यूं कहें कि 4 तरह की डिसीज हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे 4 टाइप्स की डिसीज हो सकती है। और ये आपने क्रोमोसोम जो पढ़ा था, क्रोमोसोम में हमने सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ा था, उसमें हमने कुछ ऑटोसोम देखे थे, कुछ सेक्स क्रोमोसोम देखे थे, तो उसी में ये बेस्ड रहती है। फिर हमने मैंडल्स का जब पढ़ा था तो वहाँ पे हमने डोमिनेंट और रिसेसिव कैरेक्टर देखे थे, तो उसी पे बेस्ड है ये जो डिसीज जो होती है उन्हीं पे बेस्ड होती है। कुछ डोमिनेंट होती है, कुछ रिसेसिव होती हैं, कुछ ऑटोसोमल होती हैं, कुछ सेक्स लिंक्ड होती है, ठीक है, तो उन्हीं पे बेस्ड है। तो हाउ टू एनालाइसिस, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर कंसीडर्ड इन अ फैमिली चार्ट। तो ये कौन कौन से टाइप्स हैं, इसमें फर्स्ट है ऑटोसोमल डोमिनेंट, पहला क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। सेकेंड हो जाएंगे ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप्स के हो जाएंगे, ठीक है। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट टाइप की डिसीज होगी, ऑटोसोमल रेसेसिव टाइप की डिसीज होगी, और क्या होगी, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट हो जाएगी एक तो, और एक क्या हो जाएगी, सेक्स लिंक्ड रेसेसिव, ठीक है। सो हाउ टू एनालिसिस, देयर आर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ इनहेरिटेंस दैट आर कंसीडर्ड इन अ फैमिली चार्ट। मतलब डिसीज जो है 4 तरह की हो सकती है, 4 डिफरेंट टाइप्स की इनहेरिटेंस हमको देखने मिल सकता है। ऑटोसोमल रहेंगे, 2 तो क्या रहेंगे ऑटोसोमल, और 2 क्या रहेंगे सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और रिसेसिव होंगे। मतलब यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है, डोमिनेंट और रिसेसिव क्या रहेंगे, डोमिनेंट और रिसेसिव रहेंगे। अब इसमें भी 2 तरह के, एक तो ऑटोसोमल रहेंगे और एक सेक्स लिंक्ड, इसमें भी 2 तरह के रहेंगे, ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड रहेंगे, ठीक है। हमने मेंडल्स के लॉ जो पढ़े थे, तुमने डोमिनेंट कैरेक्टर पढ़ा था, दोज कैरेक्टर विच अपीयर इटसेल्फ एंड दोज कैरेक्टर विच फेल टू एक्सप्रेस, है ना। मतलब यदि किसी हमारे फैमिली मेंबर में यदि पेरेंट्स को यदि डिसीज है तो चाइल्ड में भी कहीं ना कहीं वो डिसीज आएगी, ठीक है। तो वो यदि दोनों पे मतलब पेरेंट्स में दोनों पे है तो चाइल्ड में भी आएगी, तो मतलब ये क्या हो गया, डोमिनेंट हो गया, है ना। तो इस तरह से ये डोमिनेंट रिसेसिव यहाँ पे देखेंगे। और ऑटोसोमल और सेक्स लिंक्ड का क्या मतलब है, एज वी नो इन ह्यूमन बीइंग देयर आर 46 क्रोमोसोम, आउट ऑफ 46 क्रोमोसोम 44 क्रोमोसोम हमारा ऑटोसोम, उसमें से 44 क्रोमोसोम क्या होते हैं, ऑटोसोम्स होते हैं, ठीक है। और जो बाकी के जो 2 रहते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, सेक्स डिटरमिनेशन में। तो सेक्स डिटरमिनेशन में कौन कौन से क्रोमोसोम आते हैं, 40 मतलब ये आते हैं
2 क्रोमोसोम आएंगे, कितने क्रोमोसोम आएंगे 2, तो 44 प्लस 2 जो हो जाते हैं हमारे 46। ये जो 2 रहते हैं 44 पे रहेंगे ऑटोसोम्स रहेंगे, ये कैसे रहेंगे ऑटोसोमल रहेंगे, और जो 2 रहेंगे वो क्या करेंगे सेक्स लिंक्ड क्रोमोसोम रहेंगे, ठीक है। तो ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम रहेंगे और ये 2 जो रहेंगे सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर वाले रहेंगे। अब ये डोमिनेंट और रिसेसिव होते हैं, तो उसके बेसिस पे हमने 4 कैटेगरी रखी है डिसीज की, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव, सेक्स लिंक्ड डोमिनेंट और सेक्स लिंक्ड रिसेसिव। आगे देखते हैं कि इनमें किस तरह का कॉम्बिनेशन बनेगा, है ना, और कैसे जो चाइल्ड रहेंगे वो कैसे होंगे, अफेक्टेड होंगे या नहीं होंगे, वो सब देखते हैं आगे। चलिए देखते हैं अब कुछ एनी डिसीज ऑटोसोम्स और सेक्स लिंक से रिलेटेड और कुछ डोमिनेंट डिसीज से रिलेटेड कि यदि पेरेंट्स अफेक्टेड होंगे तो चिल्ड्रन कैसे होंगे, और पेरेंट्स यदि अनअफेक्टेड है तो चिल्ड्रन कैसे होंगे, वो हम देखते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट देखते हैं, इफ a disease is absent, if a disease is absent in parents, if a disease is absent in parents but found in children, ठीक है। if disease is absent in parents, parents में क्या है absent है, but children में क्या है present है, but found in children, then it is recessive disease। ये कैसा हो जाएगा, recessive disease हो जाएगी। कैसे हो जाएगी भाई, recessive disease हो जाएगी, क्योंकि पेरेंट्स कैसे हैं, अनअफेक्टेड है, पेरेंट्स कैसे हैं अनअफेक्टेड है, और जो चिल्ड्रन है वो कैसा हो गया, ठीक, वो कैसा हो गया, अफेक्टेड हो गया। ये कैसी डिसीज कहलाएगी, रिसेसिव डिसीज कहलाएगी, ठीक है। और ये जिसकी जगह ऐसा है, इफ अ डिसीज इज प्रेजेंट इन पेरेंट्स, ठीक है, इफ अ डिसीज इज प्रेजेंट इन पेरेंट्स, ठीक है, यदि पेरेंट्स में है, ठीक है, मतलब दोनों अफेक्टेड हैं, ठीक है, तो क्या होगा, जो पेरेंट्स अफेक्टेड है तो चाइल्ड अफेक्टेड होगा, और ये कैसे डिसीज होगी, ये कहलाएगी डोमिनेंट डिसीज कहलाएगी। इफ अ डिसीज इज प्रेजेंट इन पेरेंट एंड आल्सो अफेक्टेड एंड आल्सो चाइल्ड इज आल्सो अफेक्टेड, चाइल्ड में क्या आएगा, एंड आल्सो चाइल्ड इज अफेक्टेड, then it is known as dominant disease। अभी कैसे हो जाएगी भाई, डोमिनेंट हो जाएगी, डोमिनेंट डिसीज हो जाएगी। मतलब यूँ कहेंगे बहुत पेरेंट्स आर अफेक्टेड ऑफ डिसीज, ठीक है, तो चाइल्ड में रहेंगे, और ये कैसी डिसीज कहलाएगी, ये डोमिनेंट डिसीज कहलाएगी। मतलब इस तरह का हो जाएगा, ये पेरेंट्स है, ये इसका चाइल्ड है, सपोज गर्ल है, ये भी अफेक्टेड है, ये भी अफेक्टेड, ये कैसे हो जाएगी, ये कहलाएगी डोमिनेंट। यहाँ पे क्या थी, रिसेसिव, ठीक है। अब इसके बाद एक और पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट, डोमिनेंट डिसीज never skip in the generation, ठीक है। डोमिनेंट डिसीज नेवर स्किप इन जनरेशन, ठीक है। डोमिनेंट जो ट्रेड रहते हैं वो क्या होते हैं, कभी स्किप नहीं होती जनरेशन में, ठीक है, आराम से में। और यदि एक और बात हो सकती है यहाँ पे, एक और पॉइंट अपन बता सकते हैं, व्हेन मेल या यू कैन व्हेन मेल पेरेंट्स ट्रांसफर डिसीज इनटू सन, हिज सन, देन इट इज ऑटोसोमल, ठीक है। ये कैसे हो जाएगी, ये कैसे डिसीज हो जाएगी, ऑटोसोमल हो जाएगी।
तो मेन जो बात यहाँ याद रखने वाली बात है वो है डोमिनेंट और रिसेसिव से रिलेटेड कि यदि पेरेंट्स अनअफेक्टेड है और चाइल्ड अफेक्टेड हो गया तो ये क्या कहलाएगी, रिसेसिव डिसीज कहलाएगी। और यदि पेरेंट्स अफेक्टेड है और चाइल्ड में आती है तो ये क्या कहलाएगी, डोमिनेंट डिसीज कहलाएगी। और डोमिनेंट ट्रेट नेवर स्कीप इन अ जनरेशन, डोमिनेंट डिसीज नेवर स्कीप इन अ जनरेशन। ये कैसे इसको पीडीबी एनालिसिस को देखते हैं, है ना। तो ये कुछ इसको सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, इनको जरूर याद रखिएगा, है ना। अब एक चार्ट देखें आप, इस तरह से स्टार्ट करता है तो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा, है ना। इसका यूजेस तो मैंने बता ही दिया था। चलिए अब इस टॉपिक के लास्ट में हम इसका एक चार्ट बना के देखते हैं, ठीक है। और इसके यूजेस तो हमने देख ही लिया था पहले, जेनेटिक काउंसलिंग वगैरह में, फैमिली में डिसीज के बारे में इंफॉर्मेशन के लिए, है ना, ये सब हमने पढ़ लिया था। चलिए देखते हैं। सपोज वी मेड फीमेल, इनकी दो चिल्ड्रन होंगे, ये तीसरी जनरेशन शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है। इसकी मैरिज और किसी से हुई, ठीक है। ये फैमिली ट्री देख रहे हैं, तो ये पेरेंट्स हैं, ये क्या है, पेरेंट्स है। पेरेंट्स में आप देख रहे हैं कि ये सपोज ये अनअफेक्टेड है, लेकिन इसमें से एक कोई अफेक्टेड हो गया, ये रिसेसिव देखने को मिलेगा, ठीक है। अब ये पेरेंट्स हैं, इनके चिल्ड्रन ये हैं, तो ये पेरेंट्स में ये एक इन्फेक्टेड है, ठीक है। और यहाँ पे एक चाइल्ड भी अफेक्टेड हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं, यहाँ पे क्या है, मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हैं। इससे जो चाइल्ड होंगे वो भी अफेक्टेड होंगे, ठीक है। चाइल्ड अफेक्टेड हो गया, ये डोमिनेंट कहलाएगा, है ना। यहाँ पे ये रिसेसिव कहलाएगा, ये मतलब यहाँ पे हाँ ये रिसेसिव कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, डोमिनेंट कहलाएगा, ठीक है। तो ये चार्ट है पेडिग्री एनालिसिस का, इस तरह से और भी आप बना सकते हैं, ठीक है। फैमिली को और बढ़ा सकते हैं आप, है ना। इस तरह से ये एक पर्टिकुलर एक कॉन्स्टिट्यूट है जिसको हमने लिया, पेरेंट्स को लिया, ये इनके क्या है, चाइल्ड है, ठीक है, चिल्ड्रन है इनके, और ये इनका चार्ट, ठीक है। ये इनके जो चिल्ड्रन है वो ये, फिर इसकी मैरिज इससे हुई, इससे चिल्ड्रन हो गए, फिर इस सन की मैरिज इस फीमेल से हुई, गर्ल से हुई, और ये दो यहाँ पे चाइल्ड हो गए, दोनों अफेक्टेड है। ये डोमिनेंट दिखा है यहाँ पे, ये कैसा हो जाएगा, डोमिनेंट देख रहे हैं आप यहाँ पे, और ये क्या देख रहे हैं यहाँ पे, रिसेसिव डिसीज देख रहे हैं। इस तरह से ये चार्ट बनाया जाता है फैमिली का। यहाँ पे 3 जनरेशन देख रहे हैं, 1, 2 और ये 3, ठीक है। आगे चल रहे, तो जेनेटिक काउंसलिंग में इसका यूज है, कुछ डिसऑर्डर जो होते हैं उनके बारे में जानने के लिए, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है उसके बारे में जानने के लिए ये पेडिग्री एनालिसिस जरूरी होती है। और इसके थ्रू हमको हमारे फैमिली मेम्बर्स के पूरी जो डिसीज़ का जो रिकॉर्ड है वो पता चल जाता है, ठीक है। और उससे हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से पेडिग्री एनालिसिस जो है जेनेटिक काउंसलिंग में कुछ डिसीज़ के बारे में जानने के लिए फैमिली मेम्बर का पूरा रिकॉर्ड शो किया जाता है, उनका इनहेरिटेंस शो किया जाता है इसके लिए, ठीक है। ये यहाँ पे पेडिग्री एनालिसिस कंप्लीट होता है, इसको आप तैयार करें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हालांकि नया टॉपिक है एमपी बोर्ड के हिसाब से, लेकिन पढ़ना चाहिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। तो इसको तैयार करें आप। थैंक यू।